नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अबोध तांत्रिक का पार्ट 2। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, अबोध तांत्रिक पार्ट 2। जैसे तैसे रात गुजरी। सारी रात भोला दर्द से कराहता रहा। सुबह सवेरे ही गीता, जिस घर में काम करती थी, उनसे कुछ पैसे उधार लेकर आई और फिर दोनों वैद्य जी के घर की ओर निकल पड़े। सुबह सुबह का समय था। वैद्य जी नहा धोकर सफ़ेद कुर्ता और पीली धोती पहने अपने घर के बरामदे में बैठे थे। मरीजों का नंबर अभी लगना भी नहीं शुरू हुआ था कि तभी गीता और भोला वहां पहुंच गए। गीता कहती है, वैद्य जी जल्दी से मेरे पति को देखो, सारी रात दर्द में तड़पते हैं। इनका हाथ ना तो सीधा हो रहा है और ना ही दर्द बंद हो रहा है। वैद्य जी कहते हैं, कुछ पैसे लेकर आई हो या खाली हाथ? सुबह सुबह उधार इलाज करवाने के इरादे से आई हो तो भूल जाओ, अभी बोनी भी नहीं हुई है और तुम मुंह उठा के चली आई। दोपहर बाद आना, तब सोचूंगा, तब तक कुछ बोनी हो जाएगी। गीता यह सुनकर बहुत आहत हुई कि किस तरह गरीबी के कारण उसको तिरस्कार सहन पड़ रहा है। फिर भी जल्दी से बोली, नहीं वैद्य जी पैसे लाई हूँ, आप इलाज शुरू कीजिए। वैद्य जी ने भोला की अच्छी तरह से देखा। उन्होंने कुछ लेप उसके हाथ पे लगाया और 3 पुड़िया खाने के लिए देकर कहा, जाओ हो गया इलाज, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा इसको। दवा लेकर गीता और भोला घर आ गए। अब तो छोटू उठ गया था। उसने पिता के हाथ पर पट्टी बंधी देखकर बोला, अरे बापू तुम ठीक नहीं हुए अभी? भोला ने उसको घूरकर देखा और खाट पर लेट गया। गीता ने धीरे से कहा, ठीक हो जाएंगे रे, तू चिंता मत कर, हम वैद्य जी को दिखाकर आए हैं अभी। छोटू कहता है, अच्छा फिर ठीक है। भोला की हालत देखकर गीता आज काम पर नहीं गई। भोला के पास बैठकर उसका हाथ सहलाती रही। यह वही हाथ था जिसने उसको कई बार जानवरों की तरह पीटा था। लेकिन पति तो पति ही होता है औरत के लिए। उसका दुख औरत अपना दुख समझती है। अब सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन ना हाथ का दर्द बंद हुआ, ना हाथ सीधा हुआ। हार कर गीता एक बार फिर वैद्य जी के पास गई। गीता कहती है, वैद्य जी मेरे पति को कोई आराम नहीं हुआ है, ना तो हाथ सीधा हुआ है, ना दर्द में कोई कमी है। अब आप ही कुछ कीजिए। वैद्य जी कहते हैं, तुम क्या समझती हो 2 पैसे की दवा खिलाकर ठीक कर लोगी सबको? अरे इलाज में खर्च होता है, खर्च। तुम्हारे पति को बहुत गंभीर रोग लगता है। तुम इलाज चाहती हो ना, तो सुनो, सोने की भस्म का लेप, चांदी की वर्क के साथ कुटा हुआ चूर्ण और 5 रत्नों की भस्म से तैयार काढ़ा 3 दिन तक देना होगा, जिसका खर्चा लगभग 50,000 आएगा। बोलो दे सकोगी? चले आते हैं वैद्य से इलाज करवाने। मुंह उठा के, कंगाल कहीं के, जाओ जाओ किसी और के पास जाओ। इतने पैसे की तो गीता कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी अपने जीवन में। आज तक कभी उसने इतना पैसा नहीं देखा था। अब क्या करे, कहाँ से पैसा लाए, यही सब सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। वो बहुत उदास हो गई। भोला को भी इस बात से बहुत दुख हुआ। उसने गीता के चेहरे के भाव पढ़ लिए, फिर भी उसको ढांढस देने के लिए बोला, रहने दो वैद्य जी, जब इलाज नहीं हुआ तो पैसा का ताना क्यों देते हैं? साफ साफ कह दो ना कि तुम्हारे बस का रोग नहीं है। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले गए। अब दोनों के मन में यह बात थी कि क्या किया जाए। दर्द है कि बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। गांव में एक डॉक्टर भी था। गीता ने सोचा कि चलो उसको भी दिखा देते हैं एक बार। गीता कहती है, सुनो जी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैद्य जी पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। चलो हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, मुझको पक्का यकीन है वो सब ठीक कर देंगे। भोला कहता है, जब वैद्य से ना हुआ तो डॉक्टर क्या करेगा? गीता कहती है, तुम भी ना, बस चलो मेरे साथ। भोला भी इस बार कुछ नहीं कहता। अब उससे भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोनों चुपचाप डॉक्टर की दुकान पर जा पहुँचे। गीता कहती है, डॉक्टर साहब जरा मेरे पति को देख लीजिए जल्दी, इनके हाथ में कल रात से दर्द है और हाथ सीधा भी नहीं हो रहा है। डॉक्टर कहता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, देख नहीं रहा यहाँ लाइन लगी है, बाहर फीस जमा करो और नंबर का इंतजार करो, जब नाम बोला जाए तब दिखा देना। गीता कहती है, डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी होगी, पहले इनको देख लीजिए। डॉक्टर ने अकड़ कर कहा, ठीक है देख लूँगा, लेकिन दुगनी फीस लगेगी।
कितनी फीस? गीता ने घबराकर पूछा। उसको लग रहा था कि पैसा भी क्या चीज़ है, क्या दुनिया में पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने भाव शून्य होकर कहा, 400 रुपये। बोला, देती हो तो अभी देखता हूँ। और हाँ, 50 रुपये पिछला उधार भी चुकाना है तुमको, याद है ना? इससे पहले कि गीता कुछ बोलती, भोला बोला, 1-2 घंटे में मर नहीं जाऊंगा मैं। तू 100 रुपये रख इनके हाथ पर और नंबर लगवा दे। गीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, मजबूरी में नंबर ही लगवाना पड़ा। 3 घंटे इंतजार करने के बाद नंबर आया। उस दिन भीड़ बहुत थी, दूसरे गांव से भी लोग डॉक्टर को दिखाने आए हुए थे। डॉक्टर ने भोला को ध्यान से देखा, फिर उसको 2-3 इंजेक्शन लगाए और बोला, मुझको लगता है इनका हाथ बेकार हो गया है, इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इनको शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। लेकिन तुम कहाँ करवा सकोगे ये सब? अगर आराम ना हो तो ले आना मेरे पास, इनका हाथ काट दूंगा, बस सारी बीमारी खत्म। डॉक्टर की बात सुनकर गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी तरह रोने लगी। रोते रोते बोली, मुझको खुद को बेचकर भी इनका इलाज करवाना पड़ जाए तो भी करवाऊंगी, लेकिन हाथ नहीं। छी छी छी, मैं तो बोल भी नहीं सकती। आप नहीं जानते गरीबी के लिए हाथ क्या होते हैं साहब। अब दोनों निराश होकर घर की तरफ चल दिए, क्योंकि इंजेक्शन के बाद भी दर्द जैसा था वैसा ही रहा। गीता रास्ते भर रोती रही। भोला कहता है, क्यों रो रही है पगली? डॉक्टर तो पागल है, सटिया गया है। अरे अपने आप बंद हो जाएगा दर्द। जब दोनों घर पहुंचे तो छोटू वहां बैठा हुआ था। गीता को रोता देख छोटू बोला, माँ क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? गीता कहती है, कुछ नहीं भोला, क्या समझाए इतने छोटे से बच्चे को। उधर भोला दर्द से करा उठा तो छोटू उसके पास गया और बोला, बापू तुमको बहुत दर्द हो रहा है? भोला ने हाँ मैं सिर हिलाया। छोटू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा हाथ दबाता हूँ, वैसे ही जैसे माँ दबाती है, अभी ठीक हो जाएगा। भोला छोटू की बात पर मन ही मन मुस्कुराया। उसको लगा कि जिस दर्द का हकीम डॉक्टर ठीक नहीं कर सके, वो इसके छोटे छोटे हाथों से दबाने से भला कैसे ठीक होगा। लेकिन छोटू का मन रखने के लिए बोला, अच्छा ठीक है दबा दो। छोटू कहता है, बापू हाथ ठीक हो जाएगा तो आप मुझको मारोगे तो नहीं? भोला कहता है, नहीं, मैं तुझको क्यों मारूंगा? उसकी आवाज़ में पछतावा था। छोटू ने खुश होकर कहा, अच्छा तो अभी लो। छोटू ने जैसे ही भोला का हाथ दबाना शुरू किया, जहाँ जहाँ से वो हाथ को छूता वहाँ से दर्द गायब होता चला गया। भोला के तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कुछ ही देर में भोला का हाथ ऐसा हो गया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, ना दर्द ना अकड़न। भोला और गीता बहुत खुश हुए। उनको लगा कि डॉक्टर साहब के इंजेक्शन का असर हो गया और वो ठीक हो गया। इस बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि छोटू के हाथ लगाते ही दर्द गायब होना शुरू हो गया था। भोला के ठीक हो जाने से गीता की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भोला भी बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह फिर जीवन रोज की तरह चल पड़ा। भोला सब काम पर निकल गया और गीता भी काम पर चली गई। अब सब कुछ ठीक था। भोला के ठीक होने का सारा श्रेय डॉक्टर साहब को मिल गया। सारे गांव में डॉक्टर साहब की चर्चा होने लगी और तारीफ होने लगी। उनके मरीजों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ने लगी। गीता ने भोला से कहा, सुनो जी, मेरी मानो तो 1-2 दिन काम पर मत जाओ, कभी तुम्हारे हाथ में फिर कुछ। भोला कहता है, अरे नहीं, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, मेरा हाथ अब बिल्कुल ठीक है। तुम ही कहो कैसे न जाऊं काम पर? इतना कर्ज है, कैसे अदा होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? कोरोना के बाद तो मजदूरी भी बहुत मुश्किल से मिल रही है। दलाल के 50 रुपये देने का वादा किया है, तब कहीं जाकर 1 दिन का काम दिलवाया है। फिर मेरे इलाज में भी तो बहुत रकम उठ गई। ना चाहते हुए भी गीता चुप हो गई। उसको लगा कि कहीं ना कहीं भोला सच कह रहा है। गीता भी भोला के जाने के कुछ समय बाद अपने काम पर चली गई। छोटू भी स्कूल पढ़ने चला गया। गांव का स्कूल बस 2-3 घंटे ही चलता था। फिर सब बच्चे या तो घर आ जाते थे या आसपास के खेलने लग जाते थे। खाना साथ ले जाते थे, इसीलिए बच्चों को घर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुँचे जहाँ छोटू अक्सर खेलता था। छोटू के पास एक बॉल थी। सब मिलकर बॉल से खेलने लगे। अचानक बॉल तालाब में जा गिरी। अब क्या हो?
बॉल कौन निकाले। सब उदास हो गए। छोटू अपने दोस्त बंटी पर चिल्लाया, देख तूने मेरी बॉल तालाब में गिरा दी, अब तू नई बॉल लेकर देगा मुझको। बंटी कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं फेंकी तेरी बॉल, मैं क्या दिलवाऊंगा। नहीं। सब बच्चे उदास बैठे सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। एक लड़का जो थोड़ा शरारती था वो छोटू को चिढ़ाने के अंदाज में बोला, तेरी बॉल है तो तेरी बात मानती होगी, बुला ले उसको वापस। इस बात पर सब बच्चे हंसने लगे। छोटू को भी पता नहीं क्या सूझा, बोला, हाँ वो मेरी बॉल है और मेरी बात मानती है, देख अभी बुलाता हूँ उसको। उसकी बात सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। सबको इतनी समझ तो थी कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कितनी ही बार उनमें से कितने ही बच्चों की बॉल तालाब में जा चुकी थी और फिर कभी वापस नहीं आई। साझा करें। इतना कहकर छोटू ने तालाब के किनारे खड़े होकर आवाज़ लगाई, मेरी प्यारी बॉल वापस आ जा मेरे पास। और इतना कहते ही वो हो गया जो आज तक नहीं हुआ था। सबने देखा कि बॉल पानी पर तैरती हुई बहुत आराम से छोटू की तरफ आ रही है। सारे बच्चों ने दांतों तले उंगली दबा ली। कुछ के मुंह से निकला, बाप रे बाप। कुछ ने कहा, हाय अल्लाह। कुछ ने कहा, यार यह तो जादू हो गया। सच में यार, तेरी बॉल तो तेरी बात भी मानती है। फिर क्या था, सब बच्चे लाइन से खड़े हो गए और अपनी अपनी बॉल की आवाज़ देने लगे, लेकिन किसी की भी बॉल वापस नहीं आई। तभी पिंकू नाम के एक बच्चे ने कहा, ए छोटू, एक बार तू आवाज़ देना मेरी बॉल को, क्या पता तेरी आवाज़ से आ जाए। छोटू कहता है, लेकिन यार बॉल तो तेरी है, वो मेरी बात क्यों मानेगी। पिंकू कहता है, अरे यार एक बार बोल के देख ले, क्या पता मान ले तेरी बात भी। तू तो मेरा दोस्त है ना, और ये बात तो बॉल को भी पता है। छोटू कहता है, ठीक है यार, तू कहता है तो अभी ले। ओ पिंकी की बॉल, आजा मेरे पास। और इतना कहते ही सबने देखा कि सामने से पानी पर एक बड़ी बॉल तैरती चली आ रही है। पिंकू खुशी से उछल पड़ा, और यार मेरी बॉल आ गई, मेरी बॉल आ गई। फिर क्या था, बच्ची की लाइन लग गई छोटू के पास। सब कहने लगे, यार मेरी बॉल भी मंगवा दे, मेरी बॉल भी मंगवा दे। छोटू ने एक एक करके लगभग सारे दोस्तों की बॉल मंगवा दी। वो बॉल जो 1-2 साल पहले गुम हुई थी, वो सब भी वापस आ गई। आज बच्चे बहुत खुश थे, उनको तो आज खजाना मिल गया था। सब खुशी खुशी घर चले गए। घर वालों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि बच्चों से पूछें कि बॉल कहाँ से आई। कुछ बच्चों ने बताया भी कि छोटू ने उनकी बॉल तालाब से वापस मंगवा दी। फिर भी सबको लगा कि किसी मछुआरे के जाल में बॉल आ गई होगी इन सब की, और छोटू ने लाकर दे दी होगी। जो घटना हुई थी वो लोगों की कल्पना से भी परे थी। अब शाम का समय हो गया था। सब बच्चे अपने घर जा चुके थे। छोटू भी रोज की तरह अपने घर आ गया। कुछ ही देर में गीता और भोला भी काम से वापस आ गए। आज भोला बहुत उदास और थका हुआ था। रात के भोजन के वक्त गीता ने उदासी साफ साफ देख ली। गरीब लोग एक दूसरे के मन की एक झलक में पढ़ लेते हैं। उनको मन पढ़ने के लिए मनोवैज्ञानिक की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। गीता कहती है, क्या बात है, आज बहुत बुझे बुझे लग रहे हो, काम बहुत था आज। भोला कहता है, काम तो नियति का, काम से कौन थकता है भला। गीता, तो फिर क्या बात है, तबीयत खराब है क्या, हाथ में दर्द तो नहीं हो गया। उसकी आवाज़ में चिंता और अनहोनी की आशंका साफ साफ झलक रही थी। एक अनजान डर था उसकी आवाज़ में। भोला कहता है, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, बस उस ठेकेदार की वजह से मन उखड़ गया है। गीता कहती है, क्यों, क्या हुआ, क्या मना कर दिया उसने काम पर आने को। उसका मन घबरा रहा था और कहते हुए सब कुछ टूटकर बिखरता दिखाई दे रहा था। भोला कहता है, नहीं यह बात नहीं है, हुआ यह है कि मैंने आज पूरे दीवार पर पूरे दिन में 70 फुट प्लास्टर किया, लेकिन ठेकेदार का कहना है कि मैंने सिर्फ 50 फुट ही प्लास्टर किया और मेरे पैसे मार लिए। मुझको तो नापना आता नहीं, लेकिन मेरे सारे साथी मजदूर यही कह रहे थे कि 70 फुट प्लास्टर हुआ है। बहुत कंजूस आदमी है, हरामखोर, हम गरीबों के पैसे मारता है, शर्म नहीं आती। गीता दुख भरे मन से, कीड़े पड़ेंगे उसको जो मेरे पति के पैसे मारेगा। मैं चलूंगी कल तुम्हारे साथ।
और बात करूंगी उससे। गुस्से और दुख से उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। भोला हंसकर, अरे वो कोई तेरा मर्द है जो तेरी डांट सुनकर डर जाएगा? अरे छोड़ना, कम से कम काम तो मिल रहा है। यही क्या काम है? सोच, अगर हमने झगड़ा किया और उसने मना कर दिया कि कल से मत आना तो क्या होगा? उसकी बात भी कुछ हद तक सही थी। गीता यह बात सुनकर हंसने लगे और फिर सब सोने चले गए। अगले दिन जब भोला काम पर पहुंचा तो वहां जो उसने देखा उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। सारे मजदूर, ठेकेदार, इंजीनियर सब खड़े एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। भोला ने देखा कि जिस दीवार पर उसने प्लास्टर किया था उस दीवार पर से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा गायब है। बाकी दीवार बिल्कुल जैसी की तैसे है। ना तो प्लास्टर तोड़ने का कोई निशान है और ना ही टूटे हुए प्लास्टर का मलबा कहीं नजर नहीं आ रहा था। दीवार देखकर लग ही नहीं रहा था कि जहाँ से प्लास्टर उखड़ा था वहाँ कभी प्लास्टर हुआ था। एक एक ईंट बिल्कुल साफ और कोरी थी। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और हर चेहरे पर यह सवाल चिपका हुआ था कि यह कैसे हो सकता है। काम बंद करके जाते समय सभी मजदूरों के औजार जैसे कन्नी, परात, गुरमाला, कसला आदि जमा कर लिए जाते हैं। जिस जगह काम हो रहा था वो इमारत एक हाते के अंदर थी, जिसके बाहर एक बड़ा दरवाजा था जिसमें रात को ताला पड़ जाता था और सुबह उसके आने पर एक साथ ही खुलता था। इतना ही नहीं, वहाँ रात के 2 चौकीदार रहते थे और हाथे के चारों ओर बहुत ऊंची दीवार थी जिसको कूदा नहीं जा सकता था। फिर यह कैसे हुआ? चौकीदार से अच्छी तरह पूछा गया कि कोई आया तो नहीं था, लेकिन दोनों के जवाब यही था कि कोई नहीं आया। और दूसरे सबसे बड़ी बात, जब उस दीवार को नापा गया तो यह पता करने के लिए नुकसान कितना हुआ है तो पता चला कि सिर्फ 20 फुट प्लास्टर ही गायब हुआ है। ना 1 इंच कम, ना 1 इंच ज़्यादा। अब प्रोजेक्टर मैनेजर जो उस बिल्डिंग को बनवा रहा था ठेकेदार से सबके सामने बोला, अच्छा तो यह हो रहा है। यहाँ कल बिल में तुमने 70 फुट प्लास्टर दिखाया था और यहाँ सिर्फ 50 फुट है, जबकि तुमने पैसे 70 फुट के लिए हैं मुझसे। ठेकेदार, नहीं साहब, कल 70 फुट ही हुआ था प्लास्टर। मैनेजर, अच्छा तो आज 20 फुट कहाँ गायब हो गया? यह दीवार छूकर देखो, तुमको लगता है इस पर एक बार भी प्लास्टर किया गया होगा? इसके बाद मैनेजर आगे बढ़ा और बोला, तुम सब में से कौन काम कर रहा था इस दीवार पर? भोला, जी मैं था साहब। मैनेजर, अच्छा तो प्लास्टर भी तुमने किया होगा? भोला, जी साहब। मैनेजर कहता है, अच्छा कितना फुट किया था कल? भोला, क्या बताऊं साहब, छोड़ो। मैनेजर, क्यों, क्या बात है? भोला कहता है, हजूर पेट का सवाल है, कहीं ठेकेदार साहब को बुरा लग गया तो? मैनेजर कहता है, बेझिझक कहो, मैं तुम्हारी नौकरी की जिम्मेदारी लेता हूँ। भोला कहता है, जी वो बात यह है कि ठेकेदार जी ने कल मुझको 50 फुट प्लास्टर के ही पैसे दिए थे, जबकि सब साथियों का कहना है कि 70 फुट प्लास्टर हुआ था। अब साहब मुझको तो नापना नहीं आता। मैनेजर, शाबाश, तुमने सच बोला, यही सबसे बड़ी बात है। यह ठेकेदार बहुत नीच आदमी निकला। पहले तो ये लो तुम्हारा इनाम, 3 दिन की मजदूरी अलग से, और दूसरा यह है कि आज से तुम मजदूरी नहीं करोगी। भोला घबरा गया, बोला, क्यों हजूर, क्या हुआ? गलती माफ़ कर दो हमारी, लेकिन ऐसा मत करो। मैनेजर कहता, नहीं भोला, मैं तुमको निकाल नहीं रहा हूँ, तुम्हारा पद बढ़ा रहा हूँ। आज से तुम सुपरवाइजर हो यहाँ के। यहाँ सारा काम अब तुम्हारी निगरानी में होगा और तुमको 3000 रुपये प्रति माह पगार मिलेगी। मैं इस ठेकेदार की आज से छुट्टी करता हूँ। कल से दूसरा ठेकेदार आ जाएगा। साथ ही तुमको एक आदमी दूंगा जो नपाई और हिसाब लिखने में तुम्हारी मदद करेगा और तुमको पढ़ना भी सिखाएगा। इस दीवार से प्लास्टर गायब होना ईश्वर का ही संकेत है कि तुमको न्याय मिले। सब लोगों ने मैनेजर साहब के इस फैसले का स्वागत तालियों के साथ किया। भोला तो फूला नहीं समा रहा था। शाम को जब भोला घर लौटा तो सबके लिए कुछ न कुछ लेकर घर लौटा। गीता के लिए नकली कंगन, छोटू के लिए नई पैंट शर्ट और कुछ खिलौने और एक बड़ा मिठाई का डब्बा। छोटू देखकर चौंक गया। छोटू, अरे बापू, आज क्या दिवाली है?
भोला हंसकर, अरे नहीं रे छोटू, तो फिर कौन सा त्योहार आने वाला है? गीता कहती है, अच्छा तो आज भी पी रखी है क्या? भोला कहता है, अरे मुझको कुछ बोलने तो दो। इतना कहकर भोला ने सारी बात दोनों को बता दी। गीता को बहुत हैरत हुई। गीता कहती है, ऐसा तो आज तक कभी सुना नहीं, सब ईश्वर की कृपा है, ये तो चमत्कार है। अब ठेकेदार तो बगले झाँक रहा होगा, बहुत अच्छा हुआ, उसको सजा मिल गई। आज गीता का चेहरा खुशी से खिला हुआ था। उसको लगता था कि अब उसके बुरे दिन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। 3000 रुपये भी उनके लिए बहुत थे। वो भविष्य के सपनों की दुनिया में खो गई। छोटू तो अपने कपड़े और खिलौने लेकर अपने दोस्तों को दिखाने चला गया। गीता और भोला बहुत देर तक साथ बैठे रहे और एक दूसरे में खोए रहे। अभी यही सब चल रहा था कि बाहर से तेज शोर सुनाई देने लगा। शोर सुनकर दोनों का ध्यान टूटा। भोला, अरे यह शोर कैसा, क्या हो गया आज? गीता, पता नहीं, बहुत शोर हो रहा है। भोला कहता है, चलो चलकर देखते हैं। जब दोनों घर से बाहर निकले तो देखा कि 2-3 घर छोड़कर जो घर है उसके आगे भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। कुछ लोग डरे हुए एक तरह खड़े हैं। गीता और भोला भी आगे बढ़े कि देखे कि क्या बात है। गीता वहाँ खड़ी एक महिला सालू से कहती है, अरे बहन, क्या हुआ यहाँ? इतनी भीड़ क्यों है? क्या कोई कमी हो गई है? सालू ने बिना गीतों के सवालों पर अधिक ध्यान दिए कहा, आज तो विमला को लेकर ही जाएगा भूत, दोपहर से ही सवार है उसके ऊपर। गीता कहती है, अच्छा तो यह बात है, इसलिए सब लोग आए हुए हैं यहाँ। तभी भोला से किसी ने कहा, बहुत शक्तिशाली भूत है भैया। कहता है, विमला की बलि लूंगा, पिछली बार भी 1100 की भेंट दी थी, तब गया था, बहुत मुश्किल से बाबा ने निकाला था। मैं तो कहता हूँ बाबा को जल्दी बुलाओ। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, और बाबा का खर्च, उसका क्या, वो कौन उठाएगा? उसका पति तो इतना कमाता नहीं है कि बाबा को पैसे भी दे दे, दारू भी दे, मुर्गा भी दे और फिर उतारे का सामान भी दे। भोला कहता है, करना तो पड़ेगा ही भाई, प्रेत बाधा कोई मामूली चीज़ तो है नहीं, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो और लो। यह बात हो रही थी गांव के इकलौते तांत्रिक बिरुआ की। बिरुआ तांत्रिक के नाम पर कलंक था। उसके पास कोई सिद्धि नहीं थी। इलाज के बहाने महिलाओं के अंगों पर हाथ फेरना, निसंतान महिलाओं से संभोग करके उनके बच्चे की उम्मीद देना और इलाज के नाम पर पैसा ठगना उसका पुराना काम था। हाँ, थोड़ा बहुत छोटा मोटा इलाज किताबों में पढ़कर कर लिया करता था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, वो इस छल को समझते नहीं थे। सास बहू की लड़वाने में और बहकाने में तो मानो डिग्री हासिल थी उसको। वहाँ सब उसको बहुत मानते थे। तभी विमला की दिल चीर देने वाली भयानक आवाज़ आई, एक को खाऊं, दो को खाऊं, कि सबको एक साथ कच्चा ही खा जाऊं। सब लोग डर के कारण घर से बाहर आ गए थे। विमला के तीनों बच्चे, पति और सास सब डर से कांप रहे थे। सबने समझा बुझाकर विमला के पति विमला को बाबा को बुलाने के लिए राजी किया। विमला खर्चे की वजह से चुप था। वो दूसरों के खेत में मजदूरी करता था। बिरुआ बाबा ने आते ही पैसे का हिसाब गिनना शुरू कर दिया। बहुत खतरनाक भूत है। 5 मुर्गे, सुन काले 2 शराब के पव्वे, 1 किलो देसी घी की मिठाई, 4 पैकेट अगरबत्ती, 5 रत्ती रस तंत्र, 2 पैकेट गोल चना, पीपल के पत्ते, हड्डियाँ, सिंदूर, कपूर, दीपक और भी न जाने क्या क्या। इसके बाद बोले, तुमसे ज़्यादा नहीं लूँगा, बस 1000 रुपये दे देना मेरे इष्ट के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और इससे आगे की कहानी आपको जल्दी ही सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।